नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से होती है। वहीं पर एक गगनखेड़ा नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला विजय विजय जो था वो उस गांव का सरपंच होता है। लेकिन सरपंच बनने से पहले विजय ने गांव के सभी गरीब लोगों की काफी ज्यादा मदद की होती है। और जैसे इस गांव के अंदर वो सरपंची का चुनाव लड़ता है तो गांव के सभी गरीब लोग मिलजुल करके विजय को अपना सरपंच चुन लेते हैं। और जैसे ही विजय सरपंच इस गांव का विजय कुमार सरपंच बन जाता है इस गांव का, तो फिर 2 सालों के तक वो इस पद पर रहते हुए खूब अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है। और जैसे ही अब सरपंच के पास पैसे आ जाते हैं तो इसके बाद विजय बिल्कुल ही बदल जाता है। विजय जो था वो अब इन गरीब लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि इन गरीब लोगों की बहू बेटियों के साथ भी ये गलत और गंदा काम करना शुरू कर देता है। विजय के परिवार में इसकी पत्नी भी होती है जिसका नाम किरण होता है। अब जो किरण थी वो अपने घर में रहते हुए दिन भर अपने घर के ही कामकाज में लगी रहती थी, लेकिन उसकी पत्नी दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान महिला थी। विजय का एक इकलौता बेटा भी होता है जिसका नाम बबलू होता है और बबलू की उम्र अभी मात्र 12-13 साल के आसपास रही होगी। लेकिन विजय ने अपने बेटे का एडमिशन एक ऐसे स्कूल में करा दिया था कि जिसके अंदर छात्रावास भी होता है और जिसकी वजह से बबलू उस स्कूल में एडमिशन ले लेता है और वहीं पर वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन विजय सरपंच की जो पत्नी होती है जिसका नाम किरण होता है, वो हर रोज अपने पति से सिर्फ एक ही बात कहा करती थी कि मेरे लिए एक आलीशान सा घर बनवा दो। और तभी विजय कहा करता था कि थोड़े दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे सपनों को बिल्कुल पूरा करूंगा, घर बनवाऊंगा। लेकिन तभी भी सरपंच की पत्नी अपने पति पर इस बात के लिए दबाव बनाना शुरू कर देती थी। हालांकि उसका पति इस चीज के लिए बेशक बोल रहा था कि मैं तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा करूंगा, लेकिन उसकी पत्नी चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके वो इस काम को पूरा करे, वो उसके लिए महल जैसा घर बना करके दे। अब किरण एक ऐसी महिला थी दोस्तों कि जो अंधविश्वास ही थी, एक तरह से जादू टोना में भरोसा करती थी। घर पर अगर कोई भी तांत्रिक बाबा या कोई पुजारी आ जाया करता था तो ये महिला जो थी वो उसके पास बैठ जाया करती थी और फिर उससे अपने भाग्य के बारे में जानने की कोशिश करती थी। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का वक्त बीतता है तो फिर दोस्तों एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि जिसमें सुबह के तकरीबन एक रोज 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और आज भी जो ये किरण थी वो अपने पति से यही बात कहती है कि मेरे लिए जितनी जल्दी हो सके आलीशान महल जैसा एक घर बनवा दो। और तभी उससे पति यही कहता है कि ठीक है, फिर मैं आज ही किसी मिस्त्री के पास जा करके और फिर मैं तुम्हारे लिए जितनी जल्दी हो सके तुम्हारा सपना पूरा करवा देता हूँ। इस तरीके से तकरीबन आधे 1 घंटे का वक्त बीत जाता है तो विजय सरपंच जो है वो अपने घर से बाहर निकलता है और फिर वो सीधे ही एक मिस्त्री के घर पर जाता है और जिस मिस्त्री का नाम विनोद होता है। अब जो विनोद था उसके घर पर ये दस्तक देता है और फिर जो ये विनोद की खूबसूरत पत्नी होती है वो आकर के अपने घर का दरवाजा खोलती है। अब जैसे ही ये सुनीता आकर के घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके ठीक सामने गांव का सरपंच खड़ा होता है और जो सरपंच होता है उसे देख करके सुनीता उससे पूछती है कि क्या बात है सरपंच साहब, आज बहुत दिनों के बाद हमारे घर की तरफ आए हो। लेकिन जैसे ही इस सरपंच की नजरें सुनीता की खूबसूरती पर पड़ती है तो फिर उसकी नीयत में कमी आ जाती है। अब जो ये विजय होता है वो अपने मन में यही सोचता है कि वाकई में ये विनोद की पत्नी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो इस महिला को जैसे तैसे करके तो हासिल करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद विजय जो है वो इस महिला की तरफ देखता हुआ इसके घर की तरफ प्रवेश कर जाता है, घर में प्रवेश कर जाता है। सुनीता उसी समय सरपंच से कहती है कि अभी तो मेरे पति घर पर नहीं है और इस वक्त मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली हूँ, तो मैं आपके लिए अभी चाय बना करके ले आती हूँ। लेकिन उसी समय तभी ये सरपंच कहने लगता है कि अगर तुम्हारा पति घर पर नहीं है और तुम बिल्कुल अकेली हो तो ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। अब जैसे ही ये बात मंजू से कही जाती है तो मंजू भी कुछ कम नहीं होती है। मंजू उसे यही कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अभी एक अच्छी सी चाय बना करके लाती हूँ और इसके बाद मंजू चाय बनाना शुरू कर देती है। अब जैसे ही चाय बन जाती है तो मंजू उसी समय सरपंच के हाथ में चाय पकड़ा देती है और जैसे ही ये सरपंच विजय कुमार चाय पकड़ता है तो फिर तुरंत दूसरे हाथ से इस महिला का हाथ पकड़ लेता है और फिर जैसे ही मंजू का हाथ पकड़ा जाता है तो मंजू जो है वो हंसते मुस्कुराते हुए कहती है कि पहले घर का दरवाजा तो देख लो जो कि खुला है। इसके बाद सरपंच कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर के दरवाजा बंद कर देता हूँ और फिर उसी समय गांव का सरपंच जो है वो घर का मेन दरवाजा बंद कर देता है। और फिर जो ये विजय होता है वो सुनीता से कहता है कि देख सुनीता, मैं तेरे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, वैसे भी तेरा पति मिस्त्री है, वो खुशियां तुझे दे नहीं पाएगा जो मैं तुझे दे सकता हूँ। ना तो वो तुझे पैसे दे सकता है उतने और ना ही तेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े गहने ला सकता है। और दोस्तों ये सुनकर के सुनीता भी कुछ कम नहीं थी। सुनीता कहती है कि देखो इस समय तो दिन का समय है और हो सकता है कि दिन में घर पर कोई भी आ जाए,
अब मेरा जो पति है वो भी कभी भी घर पर आ सकता है, लेकिन उसी समय तभी जो ये सरपंच होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं आज रात को तेरे घर पर आ जाता हूँ। लेकिन इसके बाद विनोद की पत्नी जो है सुनीता, वो कहती है कि देखो, रात के समय भी मेरे पति तो घर पर ही रहते हैं, उसके होते हुए तो आप मेरे घर पर बिल्कुल ही नहीं आ सकते हो। इसके बाद तभी विजय कहता है कि ठीक है, तुम इस बात के लिए ज्यादा सोचने और घबराने की जरूरत नहीं, वो सारा काम तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ संभालूंगा। और बस ये 2-4 बातें कहने के बाद जो ये विजय होता है वो इस घर से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही पूरा दिन गुजर जाता है तो फिर आखिरकार शाम के तकरीबन 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। अब जो ये विजय होता है वो अपने नौकर से कहता है कि जाओ शराब के ठेके पर वहां से 2 अच्छी सी बोतल खरीद करके लाओ। और इसके बाद विजय का नौकर शराब के ठेके पर जाता है और 2 बोतल शराब की भी खरीद करके ले आता है। अब जैसे ही शाम के तकरीबन 7-8 बजे के वक्त होता है तो जो ये विजय होता है दोस्तों, वो अपने घर से 2 शराब की बोतल लेकर के सीधा ही विनोद मिस्त्री के घर पर चला जाता है और विनोद मिस्त्री को वो आवाज लगाता है। और फिर जो ये मिस्त्री होता है वो आकर के अपने घर का दरवाजा खोलता है। विनोद ये देखता है कि उसके ठीक सामने गांव का सरपंच जी खड़े होते हैं। अब विनोद के पीछे उसकी पत्नी उस वक्त सुनीता भी खड़ी होती है। अब सुनीता जैसे ही सरपंच को देखती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और उसी समय जो ये विनोद होता है वो गांव के सरपंच से कहता है कि सरपंच साहब, आप घर के अंदर आइए ना और बैठ करके हम लोग बातचीत करते हैं। और उसी समय सरपंच कहता है कि देख, मैं तेरे लिए कुछ सामान भी लेकर के आया हूँ। अब जैसे ही विनोद की नजरें शराब की 2 बोतलों पर पड़ती है तो विनोद जो है वो ये देख करके ही खुश हो जाता है, क्योंकि विनोद की सबसे बड़ी कमजोरी ही शराब हो गई थी और इस बात को विजय भी अच्छे तरीके से जानता था। अब इसके बाद विजय जो है वो सरपंच से कहता है कि विनोद, तुझे मेरा एक बहुत ही बड़ा घर भी बनाना है और तुझसे मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ। तो विनोद कहता है कि फिलहाल तो मेरे पास 2 दिन का काम बाकी पड़ा है और जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपका घर बनाने का काम शुरू कर दूंगा। तभी वो जो विजय होता है ये कहता है कि इसी वजह से तो मैं 2 शराब की बोतल भी लेकर आया हूँ, तो चल आज तेरे ही घर में बैठ करके पार्टी कर लेते हैं। अब विनोद को भी शराब दे करके लालच आ गया था तो विनोद कहता है कि ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, चलिए मेरे घर के ही अंदर बैठ करके हम लोग पार्टी करते हैं। अब इसके बाद विनोद जो है वो अपनी पत्नी से जाकर के कहता है कि घर का दरवाजा बंद करो और मंजू जो है वो उसी समय घर का दरवाजा बंद करती है। और फिर इसके बाद विनोद और सरपंच विजय दोनों घर के ही अंदर बैठ करके शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब पीते पीते रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। अब जो विजय था वो काफी ज्यादा चालाक व्यक्ति था। विजय देखता है कि रात के तकरीबन 9:30 बज चुके हैं। इसके बाद विजय जो है वो विनोद मिस्त्री को और भी ज्यादा शराब पिलाना शुरू कर देता है और वो शराब उसे इतनी ज्यादा पिला देता है कि मिस्त्री साहब जो होते हैं वो देखते ही देखते काफी मात्रा में शराब का सेवन कर लेते हैं और इसकी वजह से उसे काफी नशा भी हो जाता है। अब विनोद को जैसे ही नशा बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर वो 4 पर लेट करके अचानक से ही सोने लगता है। और अब जैसे ही विनोद को गहरी नींद आती है तो फिर इसके बाद सरपंच साहब सुनीता का आवाज लगाते हैं और फिर सुनीता से कहता है कि देख, तेरा पति कितनी गहरी नींद में सो गया है और अब ये सुबह से पहले उठने वाला भी नहीं है और अब हम लोग मिलकर के अपने काम को बेशक शांति से अंजाम दे देगा। अब ये बात सुनकर सुनीता भी बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद सुनीता खुद ब खुद इस सरपंच का हाथ पकड़ करके इसे अपने बेडरूम के अंदर लेकर के जाती है और फिर इसके बाद दोनों के ही बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों मिल करके अपनी अपनी जरूरतों को और अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। अब दोस्तों, ये दोनों मिलकर के तब तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं जब तक कि इन दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है, जब तक कि इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। और अब जैसे ही इन दोनों की इच्छा पूरी हो जाती है तो जो ये सरपंच साहब होते हैं वो उसी समय अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल करके सुनीता को दे देता है। अब सुनीता भी उन पैसों को लेकर के काफी खुश हो गई थी और इसके बाद सरपंच कहता है कि अब तो जब भी मन करेगा मैं तेरे घर पर आया करूंगा और तेरे साथ अपना वक्त भी बिता लिया करूंगा। और तभी सुनीता भी कहती है कि बिल्कुल सरपंच साहब, आपका जब भी मन करे आप बिना बोले मुझसे घर पर आ सकते हैं और मैं आपको बिल्कुल खुश रखूंगी, लेकिन हाँ, बदले में आपको भी मुझे खुश रखना होगा। सरपंच उसकी कही सारी बात समझ जाता है। तभी विजय कहता है कि मुझे पता है कि तू किस खुशी की बात कर रही है और पैसे तुझे बिल्कुल मिलते रहेंगे, लेकिन हाँ, तुझे भी मुझे अच्छा मेरा ख्याल रखना होगा। फिर से सुनीता उसे यही कहती है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब भी आपका मन करे आप बेझिझक मेरे घर पर आ जाए कीजिए। इस तरीके से रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास जो ये सरपंच होता है वो सुनीता के घर से बाहर निकलता है और अपने घर पर चला जाता है। इस तरीके से दोस्तों अब इस सुनीता और इस सरपंच की प्रेम कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। अब तो हर रोज ही जो विजय होता है, जब भी इसे मौका मिलता था, ये सीधे ही सुनीता के घर पर जाया करता था
और उसकी रजामंदी से ही उसके साथ अपना वक्त बिताया करता था और बदले में उसे इसके बदले कुछ पैसे दिया करता था, जिसकी वजह से सुनीता भी खुश होती थी और सरपंच भी खुश रहता था। और इस तरीके से इन दोनों का ये प्रेम जो था वो परवान चढ़ने लगा था। लेकिन कुछ दिनों का वक्त बीत जाने के बाद ये बात जो है वो गांव के अंदर चर्चा का विषय बन जाती है। गांव के सभी लोगों को इस बात के बारे में पता चल जाता है कि जो ये गांव का सरपंच है वो सुनीता के घर में आता जाता है और उसके साथ अपना वक्त बिताता है। धीरे धीरे करके ये बात जो है वो अब विजय की पत्नी किरण के भी पास पहुंच जाती है। किरण को सारी बातों के बारे में पता लग जाता है, लेकिन फिर भी किरण जो है वो चुप रह जाती है। और इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त बीत देने के बाद फिर एक ऐसा भी दिन आ जाता है दोस्तों कि जिस दिन रात के तकरीबन 9 बजे का समय हो रहा होता है। अब जो ये विजय होता है दोस्तों वो अपनी पत्नी से जाकर के कहता है कि जल्दी से तुम मेरे लिए खाना निकाल दो और फिर खाने के बाद मुझे टहलने भी जाना है और फिर मैं 2-3 घंटे के बाद ही घर पर लौट कर आऊंगा। लेकिन तभी जो किरण होती है वो आज चुप नहीं रहती है। किरण अपने पति सरपंच साहब से कहती है कि आप बाहर टहलने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि आप तो विनोद की पत्नी सुनीता के साथ अपना वक्त बिताने के लिए जाते हैं। अब जैसे ही ये बात विजय से कही जाती है तो विजय जो है वो इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर विजय उसे कहता है कि जब तुम्हें इस बात के बारे में इतना पता ही है तो फिर तुम्हें मेरे साथ इस बात पर सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर रोज उसके पास जाता हूँ और जाता ही रहूंगा और तुम मुझे इस काम के लिए नहीं रोक सकती हो। अब जैसे ही वो बात किरण से कहता है, पत्नी से कहता है, तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने पति से कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस घर को छोड़ करके मायके चली जाऊंगी। लेकिन उसी समय सरपंच कहता है कि तुम बिल्कुल जा सकती हो, लेकिन मैं किसी भी हाल में उस महिला को छोड़ूंगा नहीं। ये 2-4 बातें कहने के बाद सरपंच उसी समय रात को अपने घर से बाहर निकलकर सुनीता के घर पर चला जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ विजय की पत्नी जो किरण थी वो अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि जो उसका पति है वो किसी दूसरी औरत के चंगुल में फंस चुका है और अब जैसे तैसे करके कैसे भी करके उस अपने पति को उस महिला के जाल से उसे छुड़ाना ही पड़ेगा। आज की पूरी रात इसीलिए किरण को नींद तक नहीं आती है और अब जैसे ही पूरी रात गुजरती है तो अगला दिन आता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो विजय जो है वो उस वक्त अपने खेतों में गया था और घर पर विजय जो था उसकी पत्नी अकेले रह जाती है और उसी समय घर के दरवाजे पर कोई आ जाता है और अब जैसे ही जाकर के किरण घर का दरवाजा खोलती है तो फिर वो ये देखती है कि उसके सामने एक बड़ा ही हट्टा कट्टा नौजवान सोमनाथ तांत्रिक खड़ा होता है। और अब जैसे ही तांत्रिक बाबा को ये महिला दिखती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और किरण उसी समय घर के अंदर जाती है और दान दक्षिणा लेकर के फिर से इस सोमनाथ बाबा के पास लौट करके आती है। लेकिन जो ये तांत्रिक था दोस्तों वो एक ऐसा बाबा था जो कि औरतों और महिलाओं में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रखा करता था। गांव की खूबसूरत औरतें इस तांत्रिक की सबसे बड़ी कमजोरी हो गई थी और अब जैसे ही सोमनाथ की नजरें किरण की खूबसूरत कंचन काया पर पड़ती है तो फिर उस तांत्रिक की नीयत में कमी आ जाती है। अब जो ये तांत्रिक था वो अपने मन में यही सोचता है कि इतनी खूबसूरत महिला तो मैंने जिंदगी में देखी नहीं है, तो इस महिला को जैसे तैसे करके तो हासिल करना ही पड़ेगा। जब ऐसे ऐसे विचार उस तांत्रिक बाबा के दिमाग में चलते हैं तो फिर उसी समय जो ये किरण होती है वो इस तांत्रिक से कहती है कि तांत्रिक बाबा आप मेरे घर के अंदर आ जाइए, मुझे कुछ आपसे जरूरी बात भी करनी है। और इसके बाद जो ये तांत्रिक विजयनाथ होता है वो इस महिला की खूबसूरती को देखते हुए अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर जाकर के ये दोनों साथ में बैठते हैं। और अब किरण जो है वो उस तांत्रिक से कहती है कि जो मेरा पति है वो किसी गैर महिला के चक्रव्यूह में पड़ गया है और मेरा पति जो है वो हर रोज रात के समय में मेरे घर पर नहीं रह करके बल्कि उस औरत के पास चला जाता है और जैसे तैसे करके कैसे भी मेरे पति को आपको इस जाल से निकालना होगा। तभी सोमनाथ कहता है कि तुम बिल्कुल भी इस बात की फिक्र मत करो, इस गांव के बाहर ही मेरी एक कुटिया है और शाम के 6:30 बजे के आसपास तुम वहां कुटिया में आ जाना और फिर मैं तुम्हें एक ऐसा अच्छा उपाय बता दूंगा कि जिससे तुम्हारा पति उस महिला के चंगुल से आजाद हो जाएगा। अब जैसे ही ये बातें किरण को सुनाई देती है तो किरण बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर किरण कहती है कि तांत्रिक बाबा ठीक है, फिर मैं शाम के 6:30 बजे ठीक आपकी कुटिया में पहुंच जाऊंगी। और अब सोमनाथ तांत्रिक जैसे ही किरण की ऐसी बातों को सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अब आगे चल करके यही तांत्रिक उस महिला के साथ बहुत बड़ा कांड भी करने वाला था जिसके बारे में ये महिला किरण कुछ नहीं जानती थी। इस तरीके से ये सोमनाथ जो है वो इस समय तो इस घर से दान दक्षिणा लेने के बाद वापस से अपनी कुटिया में लौट जाता है और अब जैसे ही शाम के 6:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो किरण ये देखती है कि उसका पति घर पर नहीं होता है और फिर किरण उसी समय अपने घर से दान दक्षिणा और कुछ पैसे लेकर के बाहर निकल जाती है और अब थोड़ी ही देर में किरण देवी जो है वो सोमनाथ की कुटिया में चली जाती है।
और अब सोमनाथ अपनी कुटिया में बैठ करके कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है। और अब जैसे ही सोमनाथ तांत्रिक की नजरें इस महिला किरण पर पड़ती है तो किरण देवी को देख करके सोमनाथ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद सोमनाथ बाबा को किरण ये कहती है कि बाबा जी, मेरे पति के लिए जल्दी से आप उपाय करवा दीजिए। अब सोमनाथ तभी उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ न कुछ उपाय कर देता हूँ। और इसके बाद सोमनाथ तांत्रिक उसी समय अपने कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद कुछ पिसी हुई जड़ी बूटियां लेकर के आता है और जड़ी बूटियां ला करके किरण को दे देता है। और फिर सोमनाथ उसे कहता है कि ये कुछ जड़ी बूटियां है और तुम्हें ये जड़ी बूटियां जो है वो अपने घर में किसी चीज में मिला करके पति को पिला देनी है। और जैसे ही 3 दिनों तक तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा पति तुम्हारे वश में हो जाएगा। अब जैसे ही ये बातें इस महिला किरण को बताई जाती है तो ये सुनकर के पत्नी बहुत खुश हो जाती है और किरण जो है वो उसी समय इस बाबा को कुछ दान दक्षिणा देती है। लेकिन सोमनाथ तांत्रिक बाबा उससे कहता है कि मुझे इस दान दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे लिए भी कुछ जड़ी बूटियां ला करके देता हूँ, तुम्हें भी वो जड़ी बूटियां खानी पड़ेंगी। और तभी ये महिला उसे कहती है कि ठीक है बाबा जी, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल वो जड़ी बूटियां खाने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद सोमनाथ तांत्रिक फिर से कमरे में जाता है और कुछ जड़ी बूटियां पीसी हुई लेकर के आता है। अब सोमनाथ तांत्रिक जो है वो इस महिला से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ पीसी हुई जड़ी बूटियां लेकर के आया हूँ और ये जड़ी बूटी तुम्हें इसी वक्त खानी होगी। और फिर इसके बाद ये जो महिला किरण होती है दोस्तों, वो उसी समय पानी के साथ उन पीसी हुई जड़ी बूटियों को खा लेती है। और तब तक ये तांत्रिक बाबा इस महिला को अपनी बातों में उलझा लेता है। लगभग 20 मिनट का वक्त बीत जाता है और इतना वक्त बीतने के बाद किरण के शरीर में उसी समय काफी ज्यादा उत्तेजना बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे ये उत्तेजना बढ़ती जाती है तो फिर जो ये किरण होती है वो इस तांत्रिक बाबा के सामने उसी समय अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। और फिर जैसे ही ये महिला वस्त्रों को हटा देती है तो फिर इसके बाद जो ये तांत्रिक ढोंगी होता है वो इस महिला का हाथ पकड़ लेता है। और फिर जैसे ही वो किरण का हाथ पकड़ता है तो अब किरण को भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे तांत्रिक इस महिला से कहता है वैसा ही इस महिला करने के लिए तैयार हो जाती है। तांत्रिक जो है वो इस महिला को लेकर के अपने कमरे के अंदर जाता है और फिर कमरे के अंदर जाने के बाद ये महिला खुद ब खुद इस तांत्रिक बाबा से जाकर के गले लग जाती है। और फिर इसके बाद तांत्रिक और इस किरण के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों मिलकर के अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं और इस काम में इस महिला की भी काफी ज्यादा इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि तांत्रिक ने इस महिला को कुछ ऐसी जड़ी बूटियां ही खिला दी थी जिसकी वजह से इस महिला के शरीर में काफी ज्यादा उत्तेजना पैदा हो गई थी। और फिर ये दोनों मिलकर के काफी देर तक इस गलत और गंदे काम को करते हैं। और फिर जैसे ही दोनों की इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर जो ये तांत्रिक होता है वो उससे यही कहता है कि जो भी जड़ी बूटियां मैंने तुम्हें तुम्हारे पति के लिए दी है, ये जड़ी बूटियां तुम्हें जरूर ही अपने पति को पानी में पिला करके पिलानी पड़ेगी। किरण कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये सारा काम बिल्कुल कर दूंगी क्योंकि किसी भी हाल में मुझे अपनी जमीन जायदाद को बचाना है। और जैसे ही मेरा पति उस महिला के पास जाना छोड़ देगा तो फिर मेरे पति की जमीन जायदाद भी सुरक्षित हो जाएगी, बच जाएगी। वरना फिर वो ऐसी औरत है कि मेरी पूरी जमीन जायदाद पर ही वो सांप की तरह कुंडी मार के बैठ जाएगी। लेकिन तभी सोमनाथ तांत्रिक उसे कहता है कि तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा पति जो है वो अब उस महिला के चंगुल से बिल्कुल बाहर निकल कर आ जाएगा। और इसके बाद किरण जो है वो उसी समय जड़ी बूटियों को लेकर के इस कुटिया से बाहर निकल जाती है। लेकिन दोस्तों इस महिला किरण को इस तांत्रिक बाबा का छूना अच्छा लग गया था और कहीं ना कहीं किरण भी इस तांत्रिक बाबा की तरफ आकर्षित हो चुकी होती है। और आज के समय में किरण जो है वो अपने घर पर लौट करके आ जाती है। और अब जैसे ही रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर दूसरी तरफ जो ये विजय सरपंच होते हैं वो शराब के नशे में धूत होकर के अपने घर पर लौट कर आता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे लिए जरा सा पानी लाओ। और इसके बाद जो विजय की पत्नी होती है वो उस पानी में ही जड़ी बूटी मिलाती है, वो सारी जड़ी बूटियां जो लेकर के आई थी। और फिर जैसे तैसे करके वो अपने शराबी पति को ले जाकर के पिला देती है। लगभग ये महिला 3 दिनों तक ऐसा करती है और इन 3 दिनों के दौरान ये महिला कई बार अपने पति को वो जड़ी बूटी देती है जो कि बाबा ने उसे भरोसे से दिया था और कैसे भी करके वो पति को देते जा रही थी। और अब जैसे ही 3 दिनों का वक्त बीता है तो फिर किसी भी चीज में किसी भी बात में फर्क नहीं पड़ा। अब जो विजय कुमार था वो अभी भी हर रात लगातार कभी 9 बजे कभी 10 बजे उस महिला के घर पर जरूर जाता था। अब ये महिला किरण जो है वो ये सोचती है कि 3 दिनों का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक जो उसका पति है वो अभी भी उस महिला के पास जाता है, तो उसे कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। इस तरीके से कई दिनों का वक्त बीतने के बाद एक तारीख आती है, एक ऐसा भी दिन आता है दोस्तों जिसमें सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। और जो ये किरण होती है वो उसी समय अपने घर से बाहर निकलती है और फिर देखते ही देखते सोमनाथ तांत्रिक के कुटिया में चली जाती है।
और फिर कुटिया में जाने के बाद वो तांत्रिक से कहती है कि मैंने 3 दिनों तक आपका बताया हुआ सारा उपाय करके देखा है और मेरा पति जो है वो आज भी हर रोज उस महिला के पास जाता है और उसके साथ अपने वक्त बिताता है और तुम्हारे इस उपाय से मुझे कोई लाभ नहीं मिल पाया। अब तभी जो ये तांत्रिक होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं आज तुम्हें कोई दूसरा उपाय बता देता हूँ और देखना दूसरा उपाय करने के बाद तुम्हारा पति बिल्कुल तुम्हारे वश में हो जाएगा। अब इसके बाद सोमनाथ जो है वो उसी समय कमरे में जाता है और कमरे के अंदर से कोई पीसी हुई जड़ी बूटियां लेकर के आता है और फिर इस महिला को पकड़ा देता है और कहता है कि किरण, अब तुम भी इस जड़ी बूटी को खा सकती हो। इसके बाद किरण जो है वो पीसी हुई जड़ी बूटियों को पानी के साथ निकाल लेती है और लगभग आधे घंटे का वक्त ऐसे ही बीत जाता है और इस वक्त के दौरान जो ये सोमनाथ तांत्रिक था वो इस महिला को तब तक अपने बातों में उलझाया रहता है। लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद आज भी इस महिला के मन में अंदर अलग ही तरह से उथल पुथल मच जाती है और अब जैसे इसके शरीर में हलचल पैदा होती है तो फिर उसी समय ये महिला इस तांत्रिक के सामने ही कपड़े हटाना शुरू कर देती है और अब जैसे ही ये ऐसा काम कर लेती है तो फिर जो ये तांत्रिक होता है वो उसी समय समझ जाता है कि जड़ी बूटियों का असर शुरू हो चुका है और इसके बाद ये महिला खुद ब खुद इस तांत्रिक को कमरे के अंदर खींच के ले जाती है और फिर ये जो सोमनाथ होता है वो इस महिला के साथ फिर से गलत काम करना शुरू कर देता है। ये दोनों मिलकर के अपनी अपनी इच्छाओं और अपनी जरूरतों को पूरा करने लग जाते हैं और ये दोनों मिलकर के काफी देर तक इस गलत काम को अंजाम भी देते हैं और फिर जैसे ही इन दोनों का काम खत्म होता है तो फिर उसी समय सोमनाथ तांत्रिक इस किरण को कमरे से बाहर लेकर आता है और फिर किरण से ये भी कहता है कि अब दूसरा उपाय भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऐसा करते हैं कि तुम्हारे पति को हम जान से मार देते हैं। अब जैसे ही किरण को ये सारी बातें तांत्रिक कहता है तो कहीं ना कहीं किरण भी अब सोमनाथ की तरफ आकर्षित हो चुकी थी और आज जो किरण थी वो तांत्रिक बाबा से यही कहती है कि मुझे तो लगता है यही सबसे अच्छा उपाय है। जैसे ही मेरे पति की मौत हो जाएगी तो उसकी सारी संपत्ति खुद ही मेरे नाम पर हो जाएगी और फिर उसके बाद हम अपना जीवन अच्छे तरीके से गुजार लेंगे। और अब दोस्तों किरण ने बिल्कुल भी इस चीज का विरोध नहीं किया। ऐसा लगा कि जैसे किरण को भी अब अपने पति से वो प्यार नहीं रह गया था, वो लगाव नहीं रह गया था और इसीलिए अब वो उस सोमनाथ के प्रति काफी आकर्षित हो जाएगी और इसीलिए उसने ऐसा ही प्लान बना लिया। और अब होता क्या है कि सोमनाथ तांत्रिक भी इन सारी बातों को उसकी प्लानिंग में शामिल हो जाता है और उसी समय महिला कहती है कि ठीक है, फिर आज रात को आप मेरे घर पर आइएगा और हम फिर दोनों साथ में मिलकर के ही विजय का काम तमाम कर देंगे। इस तरीके से सारी प्लानिंग बनाने के बाद ये महिला जो है वो उस कुटिया से बाहर निकल करके अपने घर पर आ जाती है और अब जैसे ही रात के तकरीबन 10:30 से 11 बजे के आसपास का वक्त होता है तो जो ये सरपंच साहब होते हैं वो सरपंच शराब के नशे में धुत होकर के अपने घर पर आते हैं और फिर अपनी पत्नी से आकर के कहते हैं कि मेरे लिए जल्दी से खाना निकाल दो और उसी समय इसकी पत्नी इसे खाना खिलाती है और फिर सरपंच जो है वो खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो जाता है और फिर इसके बाद ये महिला जो है वो सोमनाथ के पास फोन करती है और फिर वो तांत्रिक जो है वो 10-15 मिनट के अंदर इसके घर पर पहुंच जाता है और फिर घर पर आने के बाद जो ये तांत्रिक होता है वो ये देखता है कि जो ये विजय है वो काफी ज्यादा गहरी नींद में सोया हुआ है और फिर इसके बाद किरण जो है वो तांत्रिक को एक छुरा पकड़ा देती है और कहती है कभी इसी वक्त इसे खत्म कर दो। और अब सोमनाथ तांत्रिक जो है वो उसी समय विजय के कमरे में जाता है और फिर उस चाकू से उस विजय के गर्दन पर वार कर देता है और अब जैसे ही विजय इस दुनिया से चला जाता है तो उसी समय किरण कहती है कि हमारे गांव के बाहर ही एक नदी पड़ती है तो तुम इसके लाश के टुकड़े करके उस नदी के अंदर फेंकाओ। और अब सोमनाथ तांत्रिक बाबा उसी समय विजय के लाश के टुकड़े करना शुरू कर देता है और उसको 2 बोरियों में भरता है और रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास जो ये ढोंगी तांत्रिक था वो 2 बोरियों को कंधे पर उठा करके नदी की तरफ चल पड़ता है। लेकिन बीच रास्ते में ही सोमनाथ तांत्रिक बाबा की मुलाकात 2 शराबियों से हो जाती है और इन 2 शराबियों ने उसका सारा भांडा फोड़ दिया था। अब जैसे ही दोनों शराबी उस बाबा के कंधे पर 2 बोरियों को देखते हैं तो फिर उससे पूछने लगते हैं कि इन बोरियों में क्या है, नीचे करो ना, देखते हैं। अब उसी वक्त ये तांत्रिक थर-थर कांपने लगता है और जब ये दोनों व्यक्ति इस बोरियों को जबरदस्ती उतार कर देखते हैं तो फिर उसी समय सोमनाथ तांत्रिक को मौके पर ही पकड़ लेते हैं और इसके बाद उन्हीं में से एक शराबी पुलिस को फोन करके पुलिस को बुला लेता है। पुलिस उसी समय बोरी के अंदर के जो लाश के टुकड़े होते हैं दोस्तों उनको अपने कब्जे में लेती है और फिर इस सोमनाथ तांत्रिक बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब जैसे उसकी पिटाई की जाती है तो फिर वो उसी समय अपनी सारी सच्चाई बताना शुरू कर देता है
तांत्रिक बाबा बताता है कि ये लाश जो है वो विजय कुमार की है और खुद उसकी पत्नी ने ही ये सब कुछ कराया, मेरे साथ मिलकर के अपने पति की हत्या करवाई है। और इस तरीके से पुलिस अब किरण को भी गिरफ्तार कर लेती है और अब जैसे ही ये दोनों मिलकर के अपने जुर्म कबूल करते हैं तो फिर पुलिस इन दोनों के खिलाफ अपना चार्जशीट दायर करती है। अब ये बात तो दोस्तों भविष्य में पता चलेगी कि जज साहब इन दोनों को आखिरकार क्या सजा देंगे। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। बस केवल आपको सचेत करना था, जागरूक करना था। फिर मिलूंगी